अच्छा भी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। और हम अपनी जो है गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हमने ख़त्म किया था। हमने जो है वो रेडियोएक्टिव डीके के टॉपिक पे बात करना शुरू की थी और हमने उसके कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे और कुछ हमने उसके जो है क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। हम लोग जो है वो ये बात कर रहे थे, देखिए हमने रेडियोएक्टिव डीके पे बात शुरू की थी। हमने डिस्कस किया था कि रेडियोएक्टिव डीके का मतलब ये है कि एक प्रोसेस जिसमें कम से कम कोई एक तरह की रेडिएशन होती है, तो अल्फा बीटा गामा से तीनों में से कम से कम कोई एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो रेडियोएक्टिव डीके का प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस होता है और रैंडम होता है इन नेचर। स्पॉन्टेनियस होने का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह का इस पे कोई असर नहीं होता। जबकि रैंडम होने का मतलब ये होता है कि यू कैन नेवर प्रिडिक्ट के विच एटम और विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके नेक्स्ट, बट यू कैन ओनली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। आप सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके मालूम कर सकते हैं, आप ये नहीं मालूम कर सकते कि कौन सा एटम जब डिके करेगा। ठीक है, so you can only calculate the probability of decay, but we can never predict कि which atom is going to decay next। ठीक है जी। उसके बाद रेट ऑफ डिके का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में कितने एटम डिके कर रहे हैं, इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं, या पर यूनिट टाइम कितने एटम डिके कर रहे हैं, इसको आप एक्टिविटी भी कहते हैं। माइनस डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी से इसको हमने शो किया था। फिर यहाँ पर हमने डिके कांस्टेंट पे बात की थी, हाफ लाइफ पे बात की थी, फिर हमने डिके कांस्टेंट को डिफाइन किया था। फिर हमने एक्टिविटी पे थोड़ी सी बात की थी कि एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्टिविटी की क्या यूनिट होती है। फिर हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है जी। और उसको हमने यूज कर कर जो है वो एक दो सवाल जो है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश की थी। ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि जो ये हमने क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था और ये तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, इसको हम एक्टिविटी की टर्म में भी निकाल सकते हैं कि इज इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। इसका भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं छोटा मोटा सा, ताकि जो है जरा थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन ये है कि decay constant of a material is 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकंड इनवर्स। ठीक है। एक मटेरियल का डिके कांस्टेंट जो 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 सेकंड है। इनिशियली द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, ठीक है, इनिशियली द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ इट इज 3.7 एक्सपोनेंट 8 बैक्यूरल। ठीक है। इनिशियली जो एक्टिविटी थी सैंपल की, इसकी मटेरियल की, वो 3.7 एक्सपोनेंट 8 बैक्यूरल थी। तो व्हाट शुड बी इट्स एक्टिविटी। ठीक है, इसकी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए आफ्टर 30 आवर्स। 30 घंटे बाद इसकी एक्टिविटी क्या होगी, ये आपको मालूम करना है। अब देखिए जो आपको डीके कांस्टेंट दिया हुआ है ये लैम्डा दिया हुआ है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है। इनिशियल एक्टिविटी आपको ये दी हुई है जो कि बैक्यूरल में ए नॉट, फाइनल एक्टिविटी आपसे मालूम कर रहे हैं, और 30 आवर्स आपको टाइम दिया है। अब हमें पता है कि टाइम आपको 30 आवर्स दिया हुआ है, लेकिन हमने ये सोचा हुआ है, हमने ये कंफर्म किया हुआ है, हमने ये तय किया हुआ है कि लैम्डा और टाइम की यूनिट आपस में मैच होनी चाहिए। लैम्डा की यूनिट सेकंड इनवर्स, तो टाइम भी सेकंड्स में होना चाहिए, तो उसके लिए उसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, तो ये पता नहीं कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 108 के बाद मेरे ख्याल से 3 जीरो या 4 जीरो। देखना भी क्या आंसर है, इसका जरा कैलकुलेटर पकड़ लो शाबाश हाथ में।
30 इंटू 60 कितना होता है? 108, 00 का 000 का देखो कितना होगा। बता दो भाई, कैलकुलेटर नहीं है तुम लोगों के पास क्या? सोते रहते हो बैठे हुए। ठीक है, टाइम ये हो गया आपका। इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट इज 3.7 एक्सपोनेंट 8 बैक्यूल। ठीक है, और फाइनल एक्टिविटी ए इज रिक्वायर्ड and lambda is given to you, which is 2.1 exponent minus 6 second inverse। ठीक है, अब चूंकि हमने सारे मामला जो है सेट कर लिए, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। a विल बी इक्वल टू, इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी 3.7 एक्सपोनेंट 8, ई पावर माइनस लैम्डा की जगह क्या आएगा 2.1 एक्सपोनेंट माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह क्या आएगा 108,000। तो जरा इस पूरे को सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। पहले आप -2.1 एक्सपोनेंट -6 को मल्टीप्लाई करें 108,000 से, फिर उसका एक्सपोनेंशियल निकालें, उसका एक्सपोनेंशियल निकालने के बाद उसको 3.7 एक्सपोनेंट 8 से मल्टीप्लाई करें, और तो मुझे बताएं फाइनल आंसर क्या है। और जरा जल्दी बताएं क्या आ रहा है। शाबाश।
अच्छा जी, आई एम बैक। एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं। मैं एक मिनट जरा अपने टैबलेट को भी कनेक्ट कर लूँ। ऑल राइट। तो देखिए, हम ये बात कर रहे थे। हाँ, ये एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे थे हम। तो एक्टिविटी बराबर है 3.7 एक्सपोनेंट 8 इंटू एक्सपोनेंट पावर -2.1 एक्सपोनेंट -6 इंटू 10 8 ट्रिपल 0। तो जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका। शाबाश, जल्दी से। आप जरा से कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, 2.95 एक्सपोनेंट 8। 2.95 एक्सपोनेंट 8 बैक्यूरल। ठीक है। तो आपको एक्टिविटी बैक्यूरल में दी हुई थी, तो फाइनल एक्टिविटी भी आपकी बैक्यूरल में ही आएगी आपकी। ठीक है। तो 2.995 एक्सपोनेंट 8 बैक्यूरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलें, अगर डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड, एंड दैट इज कॉल्ड रिलेशन between half life, that is t half, and decay constant, यानी कि लैम्डा। यहाँ पर हम जो है वो एक रिलेशनशिप जो ड्राइव करना चाह रहे हैं, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है। हम हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ अ मटेरियल और उसकी जो डिके कांस्टेंट है, उसके बीच में एक रिलेशनशिप जो है वो ड्राइव करना चाह रहे हैं। सो रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट पे हम यहाँ पर बात करें। अब देखें, ये इस तरह से बात होगी कि अगर फर्स्ट करें, मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला ये कहता है कि एन बराबर होता है एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी के। यहाँ पर एन नॉट का मतलब होता है इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियाई लेफ्ट टाइम टी, और लैम्डा का मतलब डिके कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब अगर फर्स्ट करें कि इतना टाइम गुजर जाए जितना मटेरियल की हाफ लाइफ है, यानी कि अगर टी बराबर हो जाए टी हाफ, अगर हाफ लाइफ जो है गुजर जाए एक, यानी कि टाइम इतना गुजर जाए जितना मटेरियल की हाफ लाइफ है, तो इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, यानी कि मटेरियल की हाफ लाइफ के बराबर अगर टाइम गुजर जाए, तो एक हाफ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स बचते हैं वो कितने बचते हैं। वो बचते हैं ओरिजिनल नंबर ऑफ अनडिकेट एटम्स का हाफ, यानी कि एन नॉट बाई टू। तो जब एक हाफ लाइफ के बराबर टाइम गुजर जाता है, तो फिर जो अनडिकेट नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं वो कितने बचते हैं, एन नॉट बाई टू बचते हैं। तो अगर आप एन की जगह जो है वो एन नॉट बाई टू लिखते हैं, तो एन नॉट बाई टू बराबर होगा इसके एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, और टी की जगह आप क्या लिखेंगे, टी की जगह आप लिखेंगे हाफ लाइफ। फिर टी की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, फिर टी की जगह आप हाफ लाइफ लिखेंगे। लिख दिया हाफ लाइफ आपने। ठीक है। टी की जगह भाई हाफ लाइफ लिख दिया। क्या हुआ, फिर ये हो गया एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/2 जो है बराबर बचा ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू हाफ लाइफ के बराबर बचा। दोनों तरफ जो रेसिप्रोकल लेंगे, तो टू जो है वो बराबर हो जाएगा 1/, ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1। और जो आपका ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 1/, ई की पावर माइनस लैम्डा टी इंटू हाफ। 2/, मतलब कट, मतलब टू हो गया, और ये डिनोमिनेटर को जब आप न्यूमरेटर बनाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो ई की पावर तो ऑलरेडी माइनस में है, उसको जब माइनस को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस
डिके कांस्टेंट इनटू हाफ लाइफ। अब ई को खत्म करने का तरीका क्या होता है? ई को खत्म करने का तरीका ये होता है कि आप दोनों साइड्स पर ln लेते हैं, टेकिंग ln बोथ साइड्स। ठीक है, आप दोनों साइड्स पर ln लेंगे तो ln2 जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? ln e पावर लैम्डा t हाफ के बराबर हो जाएगा। ln2 बराबर हो जाएगा किसके? e की जो पावर बचती है वो आखिर में आ जाती है, तो लैम्डा इंटू हाफ लाइफ के। आसान जबान में जो हाफ लाइफ है वो बराबर है किसके? वो बराबर है ln2 डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये हाफ लाइफ में और डिके कांस्टेंट में एक रिलेशनशिप आ गया कि किसी मटेरियल की जो हाफ लाइफ होती है वो ln2 अपॉन डिके कांस्टेंट के बराबर। या फिर अगर आप ln2 की वैल्यू निकाल लें तो ln2 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से चेक करें, आएगी 0.693 डिवाइड बाय डिके कांस्टेंट। इट मींस कि अगर आप जो है 0.693 को डिवाइड कर दें डिके कांस्टेंट से तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? हाफ लाइफ। या दूसरी जबान में अगर आप 0.693 को डिफाइन कर दें, को डिवाइड कर दें हाफ लाइफ से, तो आंसर जो आएगा फिर वो क्या आएगा? वो डिके कांस्टेंट आएगा। So this is a relationship between half-life of a material and its decay constant. किसी मटेरियल की हाफ लाइफ और उसके डिके कांस्टेंट में ये एक रिलेशनशिप जो है वो आपने ड्राइव कर लिया। Now this relationship can be used anytime and it can be used whenever you need to calculate half life from decay constant or whenever you need to calculate decay constant from half life. For example, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, एक क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट activity for a sample of half-life 32 hours and number of undecayed nuclei equal to 2 into 10 की पावर 20। ठीक है, ये इसको 2.0 एक्सपोनेंट 20 लिख लें जरा तमीज से। इज इक्वल्स टू 2.2 एक्सपोनेंट 20, यानी कि एक सैंपल है, उसकी हाफ लाइफ आपको दी हुई है। उसकी हाफ लाइफ कितनी दी हुई है आपको? 32 आवर्स। और उसके नंबर ऑफ अनडिक्वायर्ड न्यूक्लियाई कितने? एन कितने? 2.2 एक्सपोनेंट 20। और उसकी एक्टिविटी आपको मालूम करनी है। अब देखें, जब आपको सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए हुए और एक्टिविटी मालूम करनी है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था शुरू में, एक्टिविटी बराबर है लैम्डा एन के। अब यहाँ पर आपको लैम्डा गिवन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको हाफ लाइफ गिवन है। एक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? बैक्यूरल में। मैंने आपसे कहा था कि जब आप एक्टिविटी को बैक्यूरल में कैलकुलेट करेंगे तो उस फार्मूले में लैम्डा आपका सेकंड इनवर्स में होना चाहिए। तो अगर आपको लैम्डा सेकंड इनवर्स में चाहिए तो वो हाफ लाइफ से आएगा, लेकिन हाफ लाइफ को भी फिर सेकंड्स में होना चाहिए, यानी कि हाफ लाइफ बराबर है 32 आवर्स के। तो सेकंड्स में कितना बनेगी हाफ लाइफ? 32 इंटू 60 इंटू 60। तो इसका आंसर बताओ जरा जल्दी से, हाफ लाइफ सेकंड्स में कितनी आ रही है? 32 इंटू 60 इंटू 60। जल्दी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। 32 इंटू 60 इंटू 60 का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ। 32 इंटू 60 इंटू 60, जल्दी करो यार, कैलकुलेटर तो हाथ में लेके बैठा करो तुम लोग यार, कितने सुस्त लोग हो। 11,5,200 11,5,200 सेकेंड्स। अब आपके पास फॉर्मूला है कि जो डिके कांस्टेंट है वो बराबर है 0.693 यानी कि ln2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, यानी कि डिके कांस्टेंट बराबर होगा 0.693 डिवाइड बाय 11,500 0.693 डिवाइड बाय 11,5,200 0.693 divided by 11,5,200
6.02 exponent minus 6, 6.02 exponent minus 6 सेकंड इनवर्स, ये आपका भाई आ गया डीके कांस्टेंट। अब एक्टिविटी बराबर है किसके, एक्टिविटी बराबर है लैम्डा एन के बराबर है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, लैम्डा की वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट माइनस 6, और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 2.2 एक्सपोनेंट 20। ठीक है, एक्टिविटी 6.02 एक्सपोनेंट माइनस 6 है और एन की वैल्यू 2.2 एक्सपोनेंट 20 है। इसको जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका, जल्दी से शाबाश। वन 1.32 एक्सपोनेंट 15, इसका आंसर आएगा 1.32 एक्सपोनेंट 15 बैक्यूरल, क्योंकि एक्टिविटी बैक्यूरल में नापी जाती है। सो आंसर विल बी 1.32 एक्सपोनेंट 15 बैक्यूरल। अब देखिए सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अभी तक मैंने आपको जो टोटल फॉर्मूले बताए वो क्या बताए, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं कि जो एक्टिविटी होती है वो बराबर होती है किसके, लैम्डा एन के बराबर होता है, एन जो है वो बराबर होता है किसके, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी के। या फिर मैंने आपको बताया कि ए बराबर होता है किसके, ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। उसके अलावा एक डेरिवेशन हमने की है जिसके हिसाब से लैम्डा जो है वो बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। ये बेसिक रिलेशनशिप है जिसके जरिए आप डी के कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ को जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए जो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, इस फॉर्मूले को आपको कब यूज करना है, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है जब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिविटी निकालनी है। व्हेन एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम की एक्टिविटी आपको रिक्वायर्ड है, इसमें आपको इनिशियल फाइनल का कोई चक्कर नहीं। ये फॉर्मूला जो है आप कब यूज करेंगे, जब आपको जो है वो इनिशियल एंड फाइनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व, यानी कि आपसे कहा जा रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पर इतने न्यूक्लियस थे और फिर जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतने न्यूक्लियस रह गए। और इसी तरह से ये फॉर्मूला भी इस तरह यूज होगा जब आपको जो है इनिशियल और फाइनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, कि भाई शुरू में इतनी एक्टिविटी थी बाद में इतनी एक्टिविटी रह गई। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही हो तो फिर तो आप ए टू लैम्डा एन लगाएंगे। लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइम्स की बात हो रही हो कि इनिशियली इतनी एक्टिविटी थी, इतने टाइम बाद इतनी हो गई, या इनिशियली इतने नंबर ऑफ अनडिकेट न्यूक्लियस थे और इतने टाइम बाद इतने हो गए, तो अगर इनिशियल और फाइनल की बात हो रही हो तो फिर आप ये नीचे में से कोई से दो फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग ऑन के व्हाट डू यू रिक्वायर। If you require number of items, then apply n is equals to n naught e power minus lambda t. And if you need to calculate the activity, then you apply is equals to a naught e power minus lambda t. ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोगों की जो है वो काफी अच्छी तरह समझ में आ गई हो। ठीक है, अच्छा लास्ट टाइम हमने वर्कशीट नंबर 36 की थी बाइंडिंग एनर्जी की, अब हम रेडियोएक्टिव डिके की वर्कशीट करते हैं। रेडियोएक्टिव डिके की जो वर्कशीट है वो आपकी वर्कशीट नंबर 37 होनी चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू डू वर्कशीट नंबर 37। वर्कशीट नंबर 37 कहाँ है भाई, वर्कशीट नंबर 37 ये रही। चलिए वर्कशीट नंबर 37 आ गई मार्केट में। Can you state what is meant by the decay constant of a radioactive isotope? Radioactive isotope के decay constant की वैल्यू का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ, probability of decay per unit time। ठीक है, decay constant की जो डेफिनेशन है वो क्या है, probability of decay per unit time। इफ यू वंडर कि भाई इसमें दो नंबर कैसे मिलेंगे, तो probability of decay लिखने का एक मार्क मिलेगा आपको,
और पर यूनिट टाइम लिखने का दूसरा मार्क मिलेगा। इस तरह से 2 मार्क्स मिलेंगे इस डेफिनेशन। फिर वो कह रहा है कि शो दैट द डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ आर रिलेटेड टू 0.693, द सेम डेरिवेशन व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द लेक्चर। कहाँ डेरिवेशन, ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन छापनी है आपको पूरी, ठीक है। इस डेरिवेशन को छाप देते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, डेरिवेशन हमने की थी पूरी की पूरी, हमने वैसे कैसे छाप देंगे आप। उसका दे रहे हैं, in order to determine the half life of a sample of a radioactive isotope, a student measure the count rate near to the sample as illustrated. Initially the measured count is 5538 per minute। आपकी क्या हुई, आपकी एक्टिविटी हो गई इनिशियल। दिस इज योर इनिशियल एक्टिविटी 538 पर मिनट। आफ्टर टाइम ऑफ 8 hours, ये आपको टाइम दिया हुआ है। द मेजर्ड काउंट रेट इज 228 पर मिनट। तो फाइनल आपकी एक्टिविटी ए जो है वो 228 हो। तो क्या बताएं हाफ लाइफ कितनी होगी इसकी। आप हाफ लाइफ बता सकते हैं, हाफ लाइफ आपको किस में चाहिए, हाफ लाइफ आपको आवर्स में चाहिए, तो आप टाइम भी आवर्स में लेंगे जो कि ऑलरेडी आवर्स में दिया हुआ है। यहाँ पर एक इनिशियल एक्टिविटी और एक फाइनल एक्टिविटी की बात हो रही है। तो जब आपसे इनिशियल और फाइनल एक्टिविटी की बात हो तो फॉर्मूला क्या होता है, ए टू ए नॉट माइनस लैम्डा टी। अच्छा, यहाँ पर लैम्डा इन्वॉल्व ए बराबर होगा किसके, ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा की जगह क्या आएगा 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ इनटू टाइम। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 228, ए नॉट की वैल्यू है 538, ई की वैल्यू है -0.693 और टाइम की वैल्यू कितनी है 8 hours and divide by half life is required. So 228 डिवाइड बाय 538 करेंगे तो बराबर होगा e की पावर -0.693 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड बाय हाफ लाइफ। 228 को डिवाइड बाय 38 538 करके इसका ln निकालें आप, और राइट साइड पे भी आप ln लेंगे e की पावर -0.693 इंटू 8 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो लेफ्ट साइड का ln मुझे बता दें कितना आ रहा है। राइट साइड पे बचेगा आपके पास 0.-0.693 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय हाफ लाइफ। लेफ्ट साइड पे बताएं क्या आंसर आ रहा है, 228 डिवाइड बाय 538 का ln क्या, 228 डिवाइड बाय 538 का ln बताएं क्या आ रहा है, जल्दी से आनंद खाना। 228 डिवाइड बाय 538 का ln बताएं क्या आ रहा है। अभी अगर आप लोग अभी तक जिंदा हैं और शर्म और गैरत और हया भी बाकी है तो उसका आंसर बता दें खुदा के लिए। 228 डिवाइड बाय 538 का ln क्या आ रहा है, जल्दी शाबाश। ऑलराइट, -0.859, -0.859, माइनस से माइनस कैंसिल,
जो हाफ लाइफ होगी वो बराबर हो जाएगी किसके, 0.693 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 0.859। तो सॉल्व करके बता दें क्या आंसर आ रहा है। 0.693 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 0.859, 6.46। तो हाफ लाइफ इसकी हो जाएगी 0.46 आवर्स। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इन पार्ट बी इज 5.8 hours. The difference between this value for the half-life and that calculated in part B cannot be explained by reference to faulty equipment. Suggest two possible reasons for this difference. आसान जबान में इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा आंसर तो 5.8 आवर्स आना चाहिए था हाफ लाइफ का, आ रहा है कितना है 6.46। अब हमारे ध्यान में पहले ख्याल ये आया कि हो सकता है भाई जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे रीडिंग ले रहे हैं वो खराब हो, वेरेने में इंस्ट्रूमेंट तो सही है, उसकी वो तो वजह नहीं है। बताएं इसके दो पॉसिबल रीजन बताएं ऐसा क्यों हो सकता है। इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि वहां पर ऑलरेडी बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद है। आपको याद होगा जब आप ओ लेवल्स में जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे, खैर ओ लेवल्स में तो आपने न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पढ़ी होगी आप लोग, नहीं पढ़ी होगी, आप लोगों ने तो पढ़ी थी। तो उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन एक चीज होती थी कि जो आपका मटेरियल है उसके अलावा इन्वायरमेंट में जो रेडिएशन मौजूद होती है ऑलरेडी उसको आप बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए रेडिएशन नाप रहे होंगे तो उसमें आपकी बैकग्राउंड रेडिएशन जो, तो बैकग्राउंड रेडिएशन एक मसला हो सकता है। दूसरा मसला ये हो सकता है कि आपको जो न्यूक्लियस डिके कर रहा है, आप तो ये हिसाब लगा रहे हैं ना कि ये न्यूक्लियस डिके करेगा एक हाफ लाइफ में, तो हो सकता है कि डिके करके वो जो डॉटर एटम बन रहा हो वो डॉटर एटम फर्दर डिके कर रहा हो। यानी आपने जो हिसाब लगाया कि ए डिके करके बी बन गया, आपने बात खत्म कर दी। बट प्रैक्टिकली क्या हो रहा होगा कि बी भी रेडियो एक्टिव होगा तो वो डिके करके सी में चेंज हो रहा होगा। तो जो आपका जो अनडिकेड एटम होता है उसको आप पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं, और फिर जो वो डिके करने के बाद बनता है उसको आप डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो हो सकता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो भी रेडियो एक्टिव हो, तो वो फिर जो है मजीद जब वो डिके करेगा तो फिर वो ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है। हो सकता है कि आपका जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियाई में जो है वो चेंज हो रहे हैं, कैसे फर्दर रेडिएशन रिलीज हो रही है और आपकी जो हाफ लाइफ है वो डिफरेंट आ रही हो। ठीक है, तो रीजन ये भी हो सकता है कि जो डॉटर न्यूक्लियाई है daughter nuclei might be unstable as well, and they emit radiation too. होता है वो भी अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी रीडिंग पे फर्क पड़ रहा हो, एंड दे इमिट रेडिएशन टू। तो दो पॉसिबल रीजन हो सकते हैं आपका आंसर डिफरेंट आने का। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि बैकग्राउंड रेडिएशन हो वहाँ पर, और एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो आपका डॉटर निकला है वो भी अनस्टेबल हो और वो जो रेडिएशन को इमिट कर। ठीक है जी, चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि कॉपर 66 इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। When a nucleus of copper 66 decays, the emission include a beta minus particle and a gamma ray photon. The count rate produced from a sample of the isotope copper 66 is measured using a detector and अपना counter. State three reasons why the activity of the sample of copper 66 is not equal to the measured count rate. तो बताएं कि आपकी जो है वो तीन रीजन बताएं कि आपकी जो एक्टिविटी है वो काउंट रेट के बराबर नहीं होगी, यानी कि आप जो रीडिंग ले रहे होंगे वो एक्चुअल आंसर से डिफरेंट क्यों आ सकती है। लेकिन तीन में से दो रीजन तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। पहला रीजन क्या हो सकता है, बैकग्राउंड रेडिएशन। ठीक है, यानी कि आपकी जो रीडिंग आ रही है उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन भी ऐड हो रही है, इसलिए आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। दूसरा जो आपका आंसर हो सकता है, रीजन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि आपके जो ये डिटेक्टर है और जो डिटेक्टिव सैंपल है इसके बीच में गैप है। तो इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो आपकी सब कुछ इमिशन जो है वो डिटेक्टर तक ना पहुंच पा रही हो। ठीक है, और वो आपकी जो है वो एयर में सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही हो। तो सम रेडिएशन might not reach
द डिटेक्टर, कुछ रेडिएशन जो है वो डिटेक्टर तक ना पहुंच पा रही हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, इसके अलावा एक रीजन जो है वो डॉटर न्यूक्लियाई वाला था, उसके अलावा कोई रीजन अगर आपके जहन में तो बताएं आप लोग। उसके अलावा और कोई रीजन आप लोगों के जहन में हो तो बताएं प्लीज। हमें ज़रा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाएं थोड़ा सा। हम्म, चले खैर नहीं याद है ना, तो फिर वही लिख दें आप, ये डॉटर न्यूक्लियाई might be unstable too and they emit radiation as well। और वो भी रेडिएशन इमिट कर रहे होंगे, इसके वजह से आपके आंसर डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे चलते हैं। इन अ टाइम ऑफ 42 मिनट्स आपको टाइम दिया हुआ है। The count rate from the sample of copper 66 is found to decrease from 3.62 exponent 4 becquerel to 1.21 exponent 2 becquerel, and this is your initial activity and this is your final activity। हाफ लाइफ मालूम कर लो जल्दी से। हाफ लाइफ मिनट्स में चाहिए आप, टाइम भी मिनट्स में दिया हुआ है, तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ए बराबर होता है ए नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। आपको हाफ लाइफ चाहिए, तो ये बराबर होगा ए नॉट ई की पावर माइनस हाफ लाइफ की जगह क्या आएगा 0.693 इंटू टी डिवाइड बाय हाफ लाइफ। नाउ योर फाइनल एक्टिविटी इज 1.21 exponent 2, your initial activity is 3.62 exponent 4, e की पावर माइनस 0.693, टाइम इज गिवन टू यू विच इज 42.0 अपॉन हाफ लाइफ। ठीक है, अब आप जो है दोनों तरफ ln लेंगे, 1.21 एक्सपोनेंट 2 को डिवाइड करेंगे पहले 3.62 एक्सपोनेंट 4 से, और फिर इसका ln लेंगे, और राइट साइड पे भी ln लेंगे, ln e की पावर माइनस 0.693 इंटू 42.0 डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो इसका ln लेके बताएं लेफ्ट साइड पे कितना आ रहा है। राइट साइड पे आपके पास बचेगा 0.693 इंटू 2 इंटू 42 सॉरी डिवाइड बाई हाफ लाइफ। लेफ्ट साइड का आंसर बताएं जरा क्या आ रहा है एलएन को सॉल्व करने के बाद। हाँ भाई 1.21 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड बाय 3.62 एक्सपोनेंट 4 को करने के बाद उसका एलएन लेने के बाद क्या आंसर आ रहा है बताएं। हाँ भी खुदा के लिए आंसर बता दें जरा इसका। -5.70, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो आपकी हाफ लाइफ का आंसर आएगा वो बराबर होगा किसके 0.693 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 5.70। जरा बताएं क्या आंसर आ रहा है इसका जल्दी से शाबाश। 0.693 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइड बाय 5.70, इसका आंसर बता दें क्या आ रहा है। 5.11, तो इसकी हाफ लाइफ हो जाएगी 5.11 मिनट्स इज द आंसर। फिर कह रहा था गैमा रे फोटोन emitted from radioactive nuclei have specific energies depending on the nuclei emitting the photon. By comparison with emission line spectra, suggest why
what can be deduced about energy levels in nuclei. ठीक है, तो देखें ये जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गामा रे के जो फोटॉन्स हैं उनको अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा से कंपेयर करें तो हम क्या बात एनर्जी लेवल्स के बारे में, न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल्स के बारे में हम क्या जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे। डिस्क्रीट मतलब होता है पर्टिकुलर जो है वो एनर्जी होगा। तो अगर गैमा रे की जो एनर्जी है वो स्पेसिफिक है, तो मतलब वो जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो भी ज़ाहिर है क्या होंगे, वो भी फिर डिस्क्रीट होंगे। तो discrete या specific energy levels या specific energies of gamma photons show discrete energy levels। क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है हम लोगों ने या नहीं? ये बताओ जरा, क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है हम लोगों ने या नहीं पढ़ा? जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश। अबे बोलो भाई, गूंगे गूंगे हो क्या सब लोग? क्वांटम फिजिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है अभी? नहीं पढ़ा है। चलिए, क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको बस मैं लिख दिया है मैंने आंसर। जब क्वांटम फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। और कितने क्वेश्चन है इसके अभी? 3 है, 4 है, 5 है। चलें, तो सारे क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएंगे। ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला फिर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। आप लोग को आगे निकलना है सेक्शन एन से ना, तो फिर वो ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो फिर ज़रा कोप अप करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, अब आप लोगों को मुझे याद दिलाना है, याद ये दिलाना है कि आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 18 जो है वो सबमिट करानी है। उसकी डेडलाइन शायद कल तक की है या आज तक की है, पता नहीं। गूगल क्लासरूम पे जाके चेक कर लें। ये जो असाइनमेंट नंबर 18 आपको सबमिट करानी है, इसकी डेडलाइन आज की है या कल की है। और लाजमी तौर पर उसको गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें। जब डेडलाइन गुजर जाएगी उसके बाद वो अपलोड भी नहीं होगी और उसको अपलोड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो चेक भी नहीं होगा। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। अब आप असाइनमेंट्स जो है आपको ये जो है वो बहाना करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने बुक दी थी, चेक होके नहीं आई, मैं बुक लेकर आया था, मेरी बुक खो गई। ये सब ड्रामेबाज़ी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा भी असाइनमेंट लाजमी तौर पे कल तक अपलोड कर दें आप लोग। ये जो भी डेडलाइन है, जो भी उसका लास्ट टाइम है, उस तक अपलोड कर दें ताकि फिर ये चेक हो सके। बाकी ये बस ये जो एक्सरसाइज हमारी 3-4 सवाल रहते हैं, इसको इंशाल्लाह मंडे को करेंगे। तो मंडे को हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा और मंडे को ही मोस्ट प्रोबेबली हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो ज़ाहिर है क्वांटम फिजिक्स का होगा। अगर हमने क्वांटम फिजिक्स अभी नहीं पढ़ा है तो क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंडे को इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को ब्रेक के बाद।